So now we are going to start with our next topic, that is sequencing problem. Now what do we mean by sequencing problem? Sequencing problem is basically when we have certain machines and certain jobs, and now we want to arrange these jobs on these machines. Matlab, suppose I have two machines and I have these two items 1 and 2. Okay, now what I want to do is कि मुझे 1 और 2 का ऑर्डर डिसाइड करना है कि मुझे पहले 1 करना चाहिए और फिर 2 करना चाहिए, कि मुझे पहले 2 करना चाहिए और फिर 1 करना चाहिए. तो ये जो ऑर्डर है ना सारे जॉब्स का, वो डिसाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे इजीएस्ट सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का एग्जाम्पल देती हूँ जो हम रोज की लाइफ में यूज करते हैं, या जी हमारे घरों में अपनी मम्मी यूज करती हैं. तो जब मम्मी खाना बनाती हैं घर पे, तब पहले ऑब्जर्व करोगे कि वो पहले क्या करेगी. वो पहले, अगर हमारे पास 2 ही गैस है तो पहले चावल चढ़ा देगी. तो जब तक चावल चढ़ा रही है तब तक कटिंग कर लेगी उसके सब्जी की. उसके बाद वो सब्जी को पकाने रखेगी, तब तक आटा गूंथेगी, है ना. तो ये एक सीक्वेंस जैसा है जो मम्मी ने डिवाइस किया है ताकि हम उनका जो टाइम हो किचन में वो सबसे अच्छी तरीके से यूज हो. ये नहीं कि वो स्लोली स्लोली करती रहे और रुकी रहे बस, राइट. तो इसी तरीके से मैथ्स में भी हम सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम पढ़ते हैं. तो इसके लिए हम फैक्ट्रीज और ये सब में डिसाइड करते हैं कि पहले कौन सा काम करना चाहिए फिर दूसरा कौन सा काम करना चाहिए. तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए. तो सपोज हमारे पास 2 आइटम है और 2 मशीन है. जो पहले मशीन में फर्स्ट आइटम को प्रोसेस करना है तो हमको 6 आवर्स लगता है. सेकेंड आइटम को अगर फर्स्ट मशीन पे करना है तो 3 आवर्स लगता है. सिमिलरली फर्स्ट आइटम को मशीन 2 पे 3 आवर्स एंड सेकेंड को मशीन 2 पे 6 आवर्स. ओके, द ऑर्डर टू बी फॉलोड इज मशीन 1 एंड देन मशीन 2. ओके, ऐसा नहीं कर सकते कि पहले मशीन 2 पे डाल सकते फिर मशीन 1. ऐसे मान सकते हो कि शायद अगर कोई स्टिचिंग वाली कंपनी है तो ये कटिंग वाला है और ये स्टिच करने वाला है, तो पहले तो कट ही करना पड़ेगा ना, फिर ही स्टिच कर सकते. तो ये ऑर्डर फिक्स है, पहले मशीन 1 देन मशीन 2, और ये टाइम है जितना इन आइटम को मशीन 1 और मशीन 2 पे लगता है. तो क्वेश्चन ये है कि क्या सीक्वेंस करना चाहिए. क्या पहले वी शुड डू 1 एंड देन 2 और शुड वी डू 2 एंड देन 1. ओके, सो व्हाट वी डू इज हम एक टेबल बनाते हैं और उसमें हम फिर कैलकुलेट करते हैं कि दोनों तरीके से टाइम कितना जाएगा. ओके, सो अज्यूम कि यहाँ पे मैं मशीन 1 का लिखती हूँ और यहाँ पे मैं मशीन 2 का, यहाँ पे इन टाइम और आउट टाइम, और यहाँ पे भी वापस इन और यहाँ पे आउट. ओके, अभी यहाँ पे पहले मैं जॉब अगर 1 करने वाली हूँ और फिर 2 करने वाली हूँ. ओके, 2, हाँ चलो. तो पहले अगर जॉब 1 करने वाले तो उसको 0 टाइम पे हम अंदर डालेंगे मशीन 1 में. फिर उसको मशीन 1 से बाहर निकलने को कितना टाइम लगेगा, उसको 6 आवर्स लगेंगे, राइट. तो लेट मी राइट ओवर हियर 6. नाउ नेक्स्ट व्हेन आई हैव टू पुट इट ऑन मशीन 2, तो नाउ ओनली आई कैन पुट इट एट 6 आवर्स. मतलब अगर सपोज लेट्स से 12 बजे स्टार्ट किया तो 6 बजे ये बाहर निकलेगा, तो 6 बजे ही मैं मशीन 2 में डाल पाऊंगी ना, उसके पहले तो ये हुआ ही नहीं अब तक. तो इसको 6 बजे डालेंगे और फिर वो बाहर कब आएगा, उसको मशीन 2 पे कितना टाइम लगता है, 3 घंटे. तो इट विल कम आउट एट 9. ओके, ठीक है. अब ये जो जॉब 2 है इसको मुझे मशीन 1 में डालना है. क्या मैं इसको 0 पे डाल सकती हूँ, नहीं. मशीन 1 खुद बिजी है 6 घंटों तक, ठीक है. सो आई कैन पुट इट ओनली एट 6 o'clock और आफ्टर 6 आवर्स. ओके, एंड नाउ हाउ मच टाइम डज जॉब टू टेक ऑन मशीन 1, 3 आवर्स. सो ये कितना टाइम जाएगा इधर, 9. तो ये 9 आवर्स पे मशीन 1 से बाहर आएगा. अब इसको मशीन 2 पे जाना है ना. तो यहाँ पे देखो ये 9 आवर्स पे ये काम खत्म हो रहा है और 9 आवर्स पे यहाँ पे भी मशीन 2 भी खाली हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 9 आवर्स पे स्टार्ट होगा एंड उसके बाद मशीन 2 पे जॉब 2 करने को कितना टाइम लगता है, 6 घंटे. तो ये कहाँ पे कब बाहर आएगा, 15 घंटों पे. तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग रहा है, 15 आवर्स ये दोनों काम करने के लिए. अभी दूसरा भी ट्राई करते हैं. मशीन 1 एंड मशीन 2, यहाँ पे इन टाइम लिखती हूँ, आउट टाइम, यहाँ पे इन और यहाँ पे आउट, और यहाँ पे पहले हम करने वाले हैं जॉब 2 और फिर करेंगे जॉब 1. ओके, ठीक है.
तो पहले हम जॉब 2 को डालेंगे मशीन 1 पे, वो 0 आवर्स पे डालते हैं. ऑन मशीन 1 हाउ मच टाइम डज जॉब 2 टेक? So if you can check here, machine 1 पे job 2 is 3 hours. So this will come out after 3 hours. Okay? अच्छा, job 1 भी अभी पुट कर देते, तो 3 घंटे के बाद मशीन 1 फ्री हो रहा है, तो तभी हम job 1 को डाल सकते हैं. उसको मशीन 1 पे कितना टाइम लगता है? It takes 6 hours. Okay? तो उसको बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 9 hours. Okay. तो ये मशीन 1 का हो गया. इधर देखते हैं मशीन 2 पे जॉब 2 कब डाल सकते हैं? जब 3 आवर्स हुआ है तभी डाल सकते हैं, राइट? अभी यहाँ पे जॉब 2 को करना है. मशीन 2 पे जॉब 2 को इतना टाइम लगता है 6 आवर्स. सो 3 + 6 9. ठीक है. उसके बाद ये 9 जो है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो दोनों फ्री हो गए 9 घंटों पे, तो इधर 9 लिख सकते हैं. अभी 1 को मशीन 2 पे कितना टाइम लगता है? 1 को मशीन 2 पे 3 घंटे लगते हैं, तो 9 + 3 12. तो ये दोनों काम कितने टाइम में हो गए? 12 आवर्स में, सिर्फ ऑर्डर चेंज करने से. तो अभी अगर तुम फैक्ट्री में हो तो तुम कौन सा प्रेफर करोगे कि तुम्हारा काम 15 घंटों में हो या 12 घंटे में? ऑफकोर्स 12 घंटे में. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जाता है तुम्हारा, ठीक है. फिर तुम्हारे वर्कर्स को इतने टाइम तक रुकना पड़ेगा, सबको ज्यादा पे करना पड़ेगा. तो हमेशा सीक्वेंस जो हमको सबसे कम टाइम देती है वो हमारे लिए प्रेफरेबल है, राइट? सो द ऑर्डर दैट वी शुड फॉलो इज 2 and 1 एंड नॉट 1 and 2. ओके. नाउ एवरी टाइम अगर हमें ऐसे ही बनाना पड़ता है तो बहुत टाइम जाएगा. तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो हम अभी आगे के पार्ट में सीखेंगे कि कैसे हमको सीक्वेंस डिटरमाइन करना है हर बार. ओके. नाउ सच अ टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम वेयर वन हैज टू डिटरमाइन द ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच जॉब्स आर डन थ्रू मशीन सो एज टू मिनिमाइज टोटल प्रोसेसिंग टाइम इज कॉल्ड एज सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम. तो ये जो हम सीक्वेंस डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ इट शुड बी डन, इज कॉल्ड एज सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम. Now we have some terminologies that are useful. So the first terminology is total elapsed time. Total elapsed time मतलब क्या? Time required to complete all the jobs. पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? For example, हमने जो किया था पहले उसमें कितना टाइम लग रहा था? 15 घंटे या फिर 12 घंटे, राइट? तो ये जो 12 घंटा है जो हमने मिनिमम निकाला है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल elapsed टाइम. टोटल कंप्लीट करने को जितना टाइम लगता है. नेक्स्ट इज आइडल टाइम. आइडल टाइम मतलब क्या? टाइम व्हेन अ मशीन इज अवेलेबल बट नॉट बीइंग यूज्ड. आइडल मतलब क्या? जब खाली बैठा होता है ना कोई, तो हम बोलते हैं कि वो आइडल है. तो जब मशीन खाली है, काम तैयार है लेकिन मशीन खाली है, तो उसको आइडल टाइम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पिछले वाले एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो मशीन 1 के लिए काम कब खत्म हो रहा है? 15 घंटे में. 9 से 15 घंटे के बीच में क्या मशीन 1 के पास कुछ काम है? नहीं. तो ये जो 6 घंटे है ना 9 से 15 के बीच में, वो मशीन 1 खाली बैठ रही है, ठीक है, कुछ काम नहीं है. और यहाँ पे देखोगे तो 0 से लेके 6 तक मशीन 2 कुछ नहीं कर रही है, तो वो वापस 6 घंटे मशीन 2 के लिए आइडल टाइम है. यहाँ 9 से 12 वापस इसके लिए आइडल टाइम है, और यहाँ 0 से 3 इसके लिए आइडल टाइम है, ठीक है. तो हमारे सिलेबस में हमारे पास 2 ही चीज है. हमको सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब्स ऑन 2 मशीन. n मतलब कितने भी जॉब्स लो, तो तुम्हारे पास 5 जॉब होंगे लेकिन 2 ही मशीन पे उसको करना होगा. या फिर सीक्वेंसिंग n जॉब्स ऑन 3 मशीन्स. उससे ज्यादा मशीन्स का अभी हम अपने सिलेबस में नहीं सीखेंगे. होता है रियल लाइफ में, कभी भी 2 या 3 मशीन से काम नहीं होता है फैक्ट्री में, बट हमारे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम इधर 2 मशीन या फिर 3 मशीन वाला ही सीखेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद 2 मशीन्स वाला. ओके. सीक्वेंसिंग n जॉब्स ऑन 2 मशीन्स. तो पहले प्रोसीजर समझ लेते हैं और उसके बाद हम सम्स करेंगे. ओके. तो सपोज मेरे पास 2 मशीन्स है A एंड B, और मेरे पास प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर ith जॉब ऑन A. तो मतलब क्या है कि हमारे पास अगर 2 मशीन है तो, और लेट्स से हमारे पास 5 काम है, ठीक है,
तो पहले काम को पहली मशीन मतलब ए पे कितना टाइम लगता है वो हम डिनोट करते हैं एज A1, आई के बदले 1। फिर दूसरे काम को ए पे कितना टाइम लगता है हम उसको डिनोट करते हैं एज A2। फिर थर्ड को A3, फोर्थ को A4 और फिफ्थ को A5। सिमिलरली जितना टाइम पहले जो आपको बी मशीन पे लगता है उसको B1, B2, B3, B4 एंड B5। तो अगर मुझे टेबल बनाना हो ना तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब रफली मैं बना रही हूँ। तो अगर यहाँ पे A और यहाँ पे B है, ठीक है, और हमारे पास काम है 1 2 3 4 5, तो इसको जितना टाइम लगेगा ना, ऑफकोर्स तुमको तो टाइम दिया हुआ रहेगा बट उसको नोटेशन दे रहे हैं हम अभी यहाँ पे। तो ये A1, A2, A3, A4, A5 और ये B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है, अभी हमको सीक्वेंस ढूंढने के लिए एक मेथड दिया हुआ है। ये मेथड में क्या करना है, पहले ये जो सारे वैल्यूज है ना उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है वो देखो। अब ये मिनिमम वैल्यू होने का क्या चांस है कि वो इधर ये एज में से किधर है या फिर ये बीज में से किधर तो है। ऐसा भी हो सकता है कि टाई हो सकता है, मतलब इधर भी छोटा है इधर भी सबसे छोटा है। ठीक है, वो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो कि अगर पूरा जो मिनिमम है वो एज में से निकला, सो इफ द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज AR, मतलब लेट्स से R के बदले A4, देन वी विल डू द RH जॉब फर्स्ट। मतलब अगर ये सबसे छोटा नंबर है A4, तो ये जो फोर्थ जॉब है ना वो हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी ना, सीक्वेंस बनाने के लिए हमको 5 चीज को अरेंज करना है ना, तो ऐसे करके हम बना देते 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसके बाद सपोज अगर मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज BS, मतलब सपोज ये A में नहीं था B में था, सपोज ये सबसे छोटा वाला था, तो ये जो भी काम है ना उसको एकदम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये 2 है उसको लास्ट में करेंगे। सो इफ द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज BS, then do the S job last. Okay, now next in case of tie, अगर tie हो गया मतलब A4 और B2 सेम है, ठीक है, सबसे छोटा है, तो क्या करना है इसमें कि तुम लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मतलब तुम सोचो कि ठीक है पहले इसके साथ करेंगे फिर इसका सोचेंगे, तो वो चलेगा। ठीक है, और उसको सेम ही रूल से करना है सॉल्व। वो आर्बिट्रली मतलब क्या कि अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी हो गया है, अभी मैंने अगर 4 लिख दिया था ना तो ये कैंसिल करके अभी जो भी बाकी है उसके साथ वापस यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। ठीक है, जब तक पूरा सीक्वेंस ना मिल जाए। और उसके बाद वो जो वर्क टेबल मैंने बनाया था ना इन आउट वाला, वो बनाना है हर सम के लिए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर।